ये कहानी शम्सू नाम के गरीब लकड़हारे की है। शम्सू अपनी पत्नी गोपी के साथ रहता था। शम्सू का जीवन बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ था। गोपी, महाराज ने लकड़ी काटने पर रोक लगा दी है। उन्होंने कहा है कि अगर कोई भी पेड़ काटता हुआ पकड़ा गया तो उसे बहुत ही सख्त सजा मिलेगी। अब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैं लकड़ी नहीं काटूंगा तो घर का गुजारा कैसे होगा? लकड़ी काटने के अलावा मुझे कोई और दूसरा काम नहीं आता है। आप एक काम कीजिए, मेरे ये सोने के कंगन बेचकर घर का सामान ले आइए। इससे हमारे घर का कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। अरे ये सोने के कंगन तो मेरी माँ ने दिए थे तुम्हें, और तुम्हें ये सोने के कंगन बहुत पसंद है। फिर तुम इन्हें बेचने के लिए कैसे कह सकती हो गोपी? हम कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे पैसे कमाने का। तुम ये सोने के कंगन अपने पास संभाल के रखो। इन्हें बेचने का तो मेरा भी मन नहीं है, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? भूखे पेट भी तो नहीं रहा जाता है। सोने के कंगन तो और आ जाएंगे। अब तुम जल्दी जाओ और ये सोने के कंगन बेच आओ। एक बात ध्यान रखे, किसी के बहकावे में मत आ जाना। आजकल लुटेरे बहुत हैं, रास्ते में अपना ख्याल रखना। शम्सू सोने के कंगन बेचने के लिए निकल जाता है। रास्ते में उसे भानु नाम का आदमी मिलता है। वो शम्सू से कहता है, अरे क्यों भाई शम्सू, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? लगता है किसी जरूरी काम से जा रहे हो। लगा। हाँ भाई भानु, भाई साहब, मैं एक जरूरी काम से जा रहा पहली हूँ। बार आया। दरअसल मैं अगर अपनी तुम पत्नी मुझे के सोने के सुहानपुर कंगन जाने का बेचने रास्ता जा रहा बता हूँ। तुम तो तो जानते ही हो, तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। महाराज ने अरे लकड़ी क्यों काटने पर नहीं? रोक लगाई हुई मैं है। अभी तुम्हें घर जाने में का एक रास्ता पैसा भी नहीं बताता है, हूँ। इसलिए तुम मैं एक ये काम कंगन करो, बेचने जा रहा इस हूँ। रास्ते इन्हें पे बेचकर जो सीधे भी चले पैसे जाओ। मिलेंगे थोड़ी उनसे दूर थोड़े चलने बहुत के दिनों का बाद गुजारा हो तुम्हें- जाएगा। अरे ये तुम क्या कह रहे हो शम्सू? अब तुम पत्नी के कंगन बेचकर घर का गुजारा करोगे, और जब कंगन के पैसे खत्म हो जाएंगे फिर घर का गुजारा कैसे करोगे? लगा। अरे भाई ये साहब, तो मैंने सोचा मैं इस ही गांव नहीं। में पहली बार लेकिन आया मुझे हूँ। लकड़ी अगर काटने तुम के मुझे अलावा सुहानपुर जाने और का कोई रास्ता काम बता आता दोगे भी तो नहीं तो है। तुम्हारी बड़ी फिलहाल इन कृपा होगी। कंगन को बेचकर अरे क्यों कुछ नहीं? दिनों का गुजारा मैं हो अभी जाएगा। तुम्हें जाने उसके का बाद मैं रास्ता कोई काम बताता देख हूँ। लूंगा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें एक सुझाव दे सकता हूँ, जिससे तुम्हें अपनी पत्नी के कंगन तक बेचने नहीं पड़ेंगे और तुम्हारे घर का गुजारा भी हो जाएगा। सच कहूँ तो भानु भाई, मैं अपनी पत्नी के कंगन बेचना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मेरी पत्नी को ये कंगन बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मजबूरी इंसान से हर काम करवा देती है। अच्छा बताओ, तुम मुझे कौन सा काम बता रहे थे जिससे मैं पैसे कमा सकता हूँ? देखो शम्सू भाई, काम थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम उस काम को कर लोगे। क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? हाँ हाँ, मैं तैयार हूँ, लेकिन पहले काम तो बताओ, मुझे करना क्या होगा? तुम्हें मेरे साथ मिलकर चोरी करनी होगी। अरे नहीं 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 नहीं, मैं चोरी वोरी नहीं कर सकता। मुझे भूखे रहना पसंद है, लेकिन मैं कभी चोरी नहीं करूँगा। अरे भाई, मैंने कब कहा कि तुम चोरी करो? चोरी तो मैं करूँगा, बस तुम्हें बाहर रहकर नजर रखनी पड़ेगी कि कोई आ तो नहीं रहा है। तुम देखना, केवल 10 दिनों में इतना पैसा होगा तुम्हारे पास जितना तुम अपनी पूरी जिंदगी में कमा नहीं सकते हो। तुम सही कहते हो भानु भाई, मैं तुम्हारे साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। चलो अब हमें चोरी कहाँ करनी है ये बताओ। शम्सू चोरी करने के लिए तैयार हो जाता है। दोनों चोरी करने निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखता है जो हाथ में झोला लिए आ रहा होता है। भानु शम्सू से कहता है, अरे देखो, सामने से वो आदमी आ रहा है। तुम्हें उसे अपनी बातों में फंसाना है और यहाँ वहाँ की बातें करनी है। उतने में ही मैं इसका झोला चुरा लूंगा। अब मैं उस पेड़ के पीछे छुप जाता हूँ, तुम उसे अपनी बातों में लगाओ। शम्सू उस अनजान आदमी के पास चला गया और फिर उसे अपनी बातों में उलझाने लगा। अरे भाई साहब, मैं इस गांव में पहली बार आया हूँ। अगर तुम मुझे सुहानपुर जाने का रास्ता बता दोगे तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। अरे क्यों नहीं, मैं अभी तुम्हें जाने का रास्ता बताता हूँ। तुम एक काम करो, इस रास्ते पे सीधे चले जाओ। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें एक गांव दिखेगा। वो सुहानपुर का गांव नहीं है। अभी तुम्हें और आगे चलना पड़ेगा। 2 मील चलने के बाद तुम्हें दूसरा गांव दिखाई देगा। उसके बराबर से एक रास्ता जा रहा है, तुम उसी रास्ते पे चले जाना। वो रास्ता तुम्हें सुहानपुर पहुंचा देगा। उतने में ही भानु अनजान आदमी के हाथ से झोला चुरा कर ले जाता है। सुहानपुर गांव का रास्ता तो बहुत ही मुश्किलों से भरा हुआ है। अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। रास्ता बताने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर शम्सू वहाँ से फरार हो जाता है।
जब अनजान आदमी को अपने झोले की याद आती है तो वो घबराकर चिल्ला उठता है। अरे मेरा झोला कहाँ गया? लगता है वो रास्ता पूछने वाला चुरा कर ले गया। अब मैं क्या करूं? मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मेरी पूरी महीने की तनख्वाह चुरा ले गया कमबख्त। अब मैं अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा? अगर मैंने उसे पैसे नहीं दिए तो वो तो मेरे बाल नोच डालेगी। ऐ ईश्वर मेरी मदद कर। आज के जमाने में किसी के साथ भलाई करना गलत है। भानु और शम्सू थोड़ी दूर जाने के बाद उस झोले को खोलते हैं। उस झोले में बहुत सारे पैसे निकलते हैं। देखो भाई, मैंने तुमसे कहा था कितने सारे पैसे हैं। इतने की तो तुम्हारी पत्नी के कंगन भी नहीं बिकते। अब इन पैसों में से आधे तुम्हारे और आधे मेरे। याद रखना, आज रात हम अमीर चंद के घर में चोरी करेंगे। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भानु शम्सू को आधे पैसे देकर चला जाता है। शम्सू भी अपने घर की ओर निकल जाता है। जब वो घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी कहती है, आ गए तुम कंगन बेचकर। कितने पैसों के बेके हैं? लाओ जल्दी पैसे दे दो, मैं घर का सामान ले आती हूँ। अरे गोपी, अरे भाई ये लो साहब, पैसे मैं इस और गांव में ये पहली लो बार अपने आया हूं। कंगन। अगर तुम मुझे इन्हें सुहागपुर संभाल कर जाने का रखो। रास्ता अब बता हमें दोगे कंगन तो बेचने की तुम्हारी कभी बड़ी जरूरत नहीं कृपा पड़ेगी। होगी। जाओ, अरे क्यों अब इन नहीं? पैसों से घर का मैं सामान अभी ले आओ। तुम्हें जाने का जल्दी रास्ता जाओ, बताता मुझे हूं। बहुत तेज तुम एक भूख लगी काम है। करो, ये तुम इतने सारे पैसे कहाँ से लेकर आए हो? कहीं तुमने कोई गलत काम तो नहीं किया? अरे तुम ये क्या कह रही हो गोपी? मैं भला गलत काम क्यों करूँगा? अरे मुझे ये पैसे मेरे एक दोस्त ने दिए और उसने मेरी नौकरी भी लगवा दी है। जब मुझे पैसे मिलेंगे तो मैं उसके पैसे लौटा दूंगा। शम्सू अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है और रात होने पर भानु के पास चोरी करने के लिए चला जाता है। आ गए तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। अब हम अमीर चंद के घर चोरी करने जाएंगे। तुम घर के बाहर खड़े होकर मेरा इंतजार करना। मैं घर के अंदर जाकर सारा माल चुरा कर ले आऊंगा। अगर किसी को भी हमारे ऊपर कोई शक हो या हमें कोई देख ले तो तुम मुझे सीटी बजाकर सूचना दे देना। मैं तुरंत ही वहाँ से फरार हो जाऊंगा। समझे भाई? अब जल्दी चलो, ये सही वक्त है चोरी करने का। भानु घर के अंदर चोरी करने चला जाता है, जबकि शम्सू चौकन्ना होकर चारों ओर अपनी नजरें गाड़े रखता है। तभी शम्सू की नजर एक बांसुरी पर पड़ती है। अरे वाह, कितनी सुंदर बांसुरी है। मैं बचपन में बांसुरी से कितना खेला करता था। मैं कितनी अच्छी बांसुरी बजाया करता था। खैर, अब तो मैं बांसुरी बजाना भूल गया हूँ। एक बार बांसुरी बजा कर देखता हूँ, मेरे बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। शम्सू उस बांसुरी को उठाकर बजाने लगता है। बांसुरी की आवाज सुनकर कुछ गांव वालों की आंख खुल जाती है और भानु भी घबराने लगता है। अरे ये कौन बेसुरा है जो इतनी रात को बांसुरी बजा रहा है? लोगों का सोना हराम कर रहा है। ये मुझे मरवा के ही छोड़ेगा। शम्सू बांसुरी बजा ही रहा होता है कि तभी एक गांव वाला शम्सू से कहता है, अरे कौन हो तुम? पहले कभी तुम्हें नहीं देखा इस गांव में, और ये बांसुरी बजाकर लोगों की नींद क्यों खराब कर रहे हो? लगता है हमारी चोरी का गांव वालों को पता चल गया। अगर मैं चोरी का माल बाहर लेकर गया तो गांव वाले मुझे बहुत पीटेंगे। ऐसा करता हूँ, इस सामान को यहीं छोड़ देता हूँ और चुपचाप यहाँ से निकल जाता हूँ। अगर बांसुरी बजाने का इतना ही शौक है तो अपने घर में जाकर बजाओ। यहाँ क्यों लोग की नींद खराब कर रहे हो? मुझे लगता है कि तुम कोई पागल हो। भानु ये सब खड़ा होकर सुन रहा होता है। फिर गांव वालों के पास आकर कहता है, तुम सही कह रहे हो भाई, ये पागल है। इसका जहाँ भी मन करता है वहीं बांसुरी बजाना शुरू कर देता है। अरे तुम इसे माफ कर दो, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। तुम कह रहे हो इसलिए छोड़ रहा हूँ, वरना इसे अभी महाराज के पास ले जाता और सख्त से सख्त सजा दिलवाता। सारी नींद खराब कर दी मेरी। पागलपन की भी हद होती है। वो आदमी वहाँ से चला जाता है। भानु को शम्सू पे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा, तब बांसुरी तुम बजा रहे थे? अरे तुम तो आज मुझे मरवा ही देते। अरे चोरी करते वक्त बांसुरी कौन बजाता है? मैंने सारा सामान चुराकर झोले में भर लिया था, लेकिन तुमने बांसुरी बजा दी। मुझे वो सामान वहीं छोड़ना पड़ा। तुम्हारी बांसुरी की वजह से आज मुझे बहुत नुकसान हुआ है। अरे भानु भैया, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। उस बांसुरी को देखकर
अब मुझे अपने बचपन की याद आ गई थी। फिर मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए मैंने वो बांसुरी बजा दी। इस बार मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन अगर दोबारा तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा, समझे? चलो अब घर चलते हैं, कल हम पास वाले गांव में चोरी करने चलेंगे। दोनों अपने घर चले जाते हैं और रात होने पर दोबारा चोरी करने निकल जाते हैं। सुनो, मैं उस सामने वाले घर में चोरी करने जा रहा हूँ। तुम यहीं खड़े होकर मेरा इंतजार करो। अगर कोई आया तो मुझे बता देना और पहले जैसी हरकत मत करना। हाँ, अब मैं जा रहा हूँ, अपनी आँख और कान खुले रखना। इतना कहकर भानु घर के अंदर चला जाता है और घर का सामान चुराने लगता है। तभी एक आदमी शमसू की तरफ आ रहा होता है। उसे देखकर शमसू डर जाता है। वो समझता है ये भूत है। फिर वो जोर जोर से शोर मचाने लगता है। बचाओ, भूत भूत, मुझे कोई बचाओ इस भूत से। ए पागल आदमी, मैं भूत नहीं हूँ, समझे? मैं तुम्हारी तरह ही एक इंसान हूँ। मेरी पत्नी से मेरी लड़ाई हो गई है, इसलिए मैं घर के बाहर आ गया हूँ। वैसे तुम इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हो? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। अरे भाई, इसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है। ये किसी को भी भूत समझ लेता है और फिर शोर मचाने लगता है। तुमसे कितनी बार कहा है, यूं लोगों को परेशान मत किया करो। चलो अब यहाँ से। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तुम किस किस्म के आदमी हो? मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। तुम्हें वो जीता जागता इंसान भूत दिखाई दे रहा था? अरे आज मेरे हाथ बहुत सारा माल लगा था, वो सब मैंने झोले में भर लिया था, लेकिन तुम्हारे चीखने चिल्लाने की वजह से मुझे वो झोला वहीं छोड़ना पड़ा। अगर तुम नहीं चिल्लाते तो आज मैं बहुत अमीर हो जाता। मेरी मत मारी गई जो मैं तुम्हारे जैसे अहमक आदमी को अपने साथ लेकर आया। तुम्हारी वजह से मैं 2 बार नाकाम हो गया हूँ। आज के बाद तुम मेरे साथ मत आना, वरना किसी दिन मैं पकड़ा जाऊंगा। शमसू अपने घर चला जाता है और सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। तुमने तो मुझसे कहा था कि तुम कोई गलत काम नहीं कर रहे हो। क्या चोरी करना सही काम है? गोपी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं कसम खाता हूँ कि आज के बाद कभी भी कोई गलत काम नहीं करूँगा और ना ही कभी उस भानु के साथ रहूँगा। शमसू चोरी का काम छोड़ देता है। मीरापुर गांव में रामू और महेश नाम की 2 दोस्त रहा करते थे। रामू बहुत ही मेहनती था, लेकिन महेश आलस करके अपने खेतों में काम किया करता था। अरे वाह रामू, मैंने सुना है इस साल तुम्हारी बहुत ही अच्छी फसल हुई है। हाँ काका, इस बार मेरी बहुत अच्छी फसल हुई है। फसल बेचने पर मुझे बहुत अच्छा मुनाफा होगा। बेटा, तुम्हारे खेत में कुल कितनी बोरी फसल हुई है? काका, 5 एकड़ जमीन पर कुल 150 बोरी हुई है। ठीक है काका, चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे आज अनाज को बेचने के लिए जाना है। ऐसा कहकर रामू वहाँ से चला जाता है। तभी थोड़ी देर बाद महेश भी वहाँ से अपने खेतों की ओर जा रहा था। अरे महेश बेटा, कहाँ जा रहे हो? काका, खेत में फसल की बोरियां आज सुबह जल्दी जाकर मैंने भर दी थी, अब उन्हीं को लेने जा रहा हूँ। महेश बेटा, तुम्हारे पास भी 5 एकड़ जमीन है ना? तो तुम्हारे खेत में इस बार कितनी फसल की बोरियां हुई है? हाँ काका, मेरे पास 5 एकड़ जमीन है और मेरी जमीन पर इस बार 1 एकड़ में 20 बोरियां हुई हैं, तो 5 एकड़ की 100 बोरियां हुई है। क्यों महेश बेटा, तुम्हारे खेत में 100 बोरी की फसल ही क्यों हुई है? तुम्हें पता है तुम्हारा दोस्त जो रामू है, उसके पास भी 5 एकड़ जमीन है। उसकी जमीन पर 150 बोरियों का अनाज हुआ है, जबकि जहां तुम दोनों के खेत है उधर के इलाके की जमीन तो एक जैसी ही है। क्या कहा? मेरे दोस्त रामू के खेत में इस बार 150 बोरियां की फसल हुई है, लेकिन उसने तो मुझे बताया ही नहीं। ठीक है काका, चलो मैं चलता हूँ। फिर शाम को महेश अपनी फसल बेचकर अपने घर लौट जाता है। घर पहुंचकर महेश फसल के बारे में सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। मुझे पता है आपको 50 बोरियों का नुकसान क्यों हुआ है, क्योंकि आप अपने दोस्त रामू की तरह मेहनत नहीं करते, इसलिए आपको 50 बोरियों का नुकसान हुआ है। क्योंकि आपका जब मन होता है आप जब भी खेत जाते हो, और अगर ऐसा ही रहा
तो कैसे चलेगा? अरे तो भाग्यवान, इसमें मेरी भी क्या गलती है? मुझसे जितना होता है मैं वो सब कर लेता हूँ। अब मुझे तुम ही बताओ मैं इसके अलावा क्या करूँ? आज आप अपनी जमीन को बेच दो और रामू के पास वाली जमीन को खरीद लो। अगर रामू की जमीन 5 एकड़ है तो आप भी पूरी 5 एकड़ जमीन को खरीद लो और रामू से कहो कि अब अपन दोनों पूरे 10 एकड़ जमीन पर साथ मिलकर काम करेंगे और जो भी मुनाफा होगा दोनों बराबर बांट लेंगे। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कल ही रामू के पास जाकर इस बारे में बात करूँगा और मुझे जहाँ तक पता है रामू मेरी इस बात को टालेगा नहीं। फिर अगले दिन सुबह होने पर महेश अपने दोस्त रामू के यहाँ जाता है। और भाई रामू, कैसे हो तुम? महेश भाई, मैं अच्छा हूँ। तुम बताओ, तुम सुबह सुबह यहाँ कैसे आ गए? रामू, अपन दोनों बचपन के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो मैं सोच रहा था कि मेरी जमीन को मैं बेच दूं और तुम्हारी जमीन के पास ही जमीन खरीद लूं, वो भी तुम्हारी जमीन के बराबर, पूरी 5 एकड़। हाँ महेश भाई, खरीद लो। ये तो बहुत ही अच्छी बात है। मुझे भी मेरा एक अच्छा पड़ोसी मिल जाएगा। लेकिन रामू, अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो अपन दोनों मिलकर तुम्हारी और मेरी जमीन पर खेती करें, क्योंकि दोनों अलग अलग मेहनत करने से अच्छा है दोनों एक जगह ही मेहनत करें। इससे अपन दोनों को अच्छा मुनाफा भी होगा। हाँ महेश भाई, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है। चलो अपन सेठ मनीराम के यहाँ चलकर जमीन को खरीदने और बेचने की बात करते हैं, क्योंकि मेरे खेत के पास की जमीन सेठ मनीराम की है। फिर दोनों सेठ मनीराम के पास चले जाते हैं। सेठ जी, रामू के पास वाली जो जमीन आपकी है, मुझे उस जमीन को खरीदना है। तो खरीद लो, हमने कब मना किया है। लेकिन जमीन खरीदने के लिए पैसे लेकर आए हो? दरअसल सेठ जी, बात ऐसी है कि मैं अपनी 5 एकड़ जमीन बेचना चाहता हूँ और रामू के पास वाली 5 एकड़ जमीन खरीदना चाहता हूँ। तो खरीद लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरी जमीन के बदले मुझे तुम्हारी जमीन और 5,000 रुपए चाहिए। लेकिन सेठ जी, मेरी जमीन भी तो 5 एकड़ की है और आपकी जमीन भी तो 5 एकड़ की है, तो फिर आप मुझसे 5,000 रुपए और क्यों मांग रहे हो? देखो भाई महेश, जमीन की समय के हिसाब से कीमत होती है। अगर तुम्हें लेनी है तो 5,000 रुपए दे दो, वरना कोई बात नहीं। ठीक है सेठ जी, चलो आप 5,000 रुपए और ले लेना, लेकिन आपकी वो जमीन मुझे दे दो। फिर महेश सेठ मनीराम से उसकी जमीन खरीद लेता है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद, सुनो भाई महेश, हमें कल से खेतों में हल चलाना होगा, इसलिए कल सुबह तुम तैयार रहना खेत जाने के लिए। अरे यार, हल चलाने में तो बहुत मेहनत लगती है, बैल के साथ साथ पूरे खेत में चलना पड़ता है। मुझे इस काम से बचने के लिए कोई ना कोई बहाना तो बनाना ही पड़ेगा। अरे सुनो भाई रामू, आज मेरी पत्नी के पिताजी का देहांत हो गया है और मुझे 12 दिन के लिए उनके वहाँ जाना पड़ेगा, और अगर मैं वहाँ नहीं गया तो अच्छा नहीं लगेगा। हाँ महेश भाई, ये बात तो सही है, वो तुम्हारे पिता समान है, तो तुम वहाँ चले जाना। तुम्हारे हिस्से का काम भी मैं ही कर लूँगा, तुम बेफिक्र होके चले जाओ। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि तुम इस बात के लिए बिल्कुल नहीं मानोगे। तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं 12 दिन बाद वापस आकर तुम्हारे साथ खेत में बहुत मेहनत करूँगा। फिर थोड़ी देर बाद महेश अपनी पत्नी के साथ उसके ससुराल चला जाता है और इस बात से रामू बहुत परेशान हो जाता है। सुनो जी, आप इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हो? क्या हुआ, क्या बात है? अरे कुछ नहीं, महेश अपनी पत्नी के साथ उसके मायके गया है और खेत में बहुत काम पड़ा है। अरे तो आप परेशान मत होइए, वो जब तक नहीं आते मैं आपके साथ खेत में काम करवा दूंगी। फिर अगले ही दिन से रामू अपनी पत्नी राखी के साथ मिलकर खेतों में हल चलाने का काम शुरू कर देता है। फिर कुछ दिन बीतने के बाद रामू महेश के यहाँ जाता है। सुनो भाई महेश, बारिश के दिन चालू हो गए हैं और थोड़ी थोड़ी बारिश भी आने लगी है, तो मैं सोच रहा हूँ अपन दोनों मिलकर बारिश के पानी के जाने के लिए रास्ता बना दें। अगर अपन पानी के जाने के लिए रास्ता बना देंगे तो अपने खेत में बारिश का पानी एक जगह
जमा नहीं होगा। अरे लेकिन रामू भाई, मुझे आज बहुत जरूरी काम है। अरे क्या हुआ महेश भाई, इस समय तुम्हें ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना तो भूल ही गया था। मुझे तुम्हारी भाभी को लेकर शहर में डॉक्टर के यहाँ जाना है, क्योंकि 2-3 दिन से तुम्हारी भाभी की तबीयत बहुत खराब चल रही है। ठीक है महेश, तुम चले जाना, मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूँगा। फिर महेश अपने मन में सोचता है, अरे वाह, ये तो मेरी इतनी जल्दी ही बात मान गया। मेरे हिस्से का काम भी करने के लिए तैयार हो गया। दोनों मिलकर खेतीबाड़ी करेंगे। ये तरकीब मेरी बिल्कुल सही रही, नहीं तो मुझे अकेले ही खेत में इतना सारा काम करना पड़ता। क्या सोच रहे हो महेश भाई, तुम चिंता मत करो, मैंने कहा ना मैं यहाँ का सारा कामकाज देख लूँगा। तुम निश्चिंत होकर भाभी को डॉक्टर को दिखा लाओ। वही तो मैं सोच रहा हूँ कि सारे कामकाज तुम्हारे ऊपर छोड़कर शहर जाना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, मगर क्या करूँ, जाना तो पड़ेगा ही। फिर महेश अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और दूसरी ओर रामू बारिश में भीगता हुआ अपने खेत में बारिश के पानी को जाने के लिए रास्ता बनाने लगता है। फिर रात होने पर, सुनो जी, मुझे ऐसा लगता है जब अपने खेत में कोई काम नहीं होता तो आपका दोस्त महेश घर पर ही रहता है, और जैसे ही आपको खेत में कोई काम होता है वो कोई ना कोई बहाना बना लेता है। मेरा शक बिल्कुल सही है, वो जानबूझकर बहाने बनाता है और शहर चला जाता है। ये तुम क्या बोल रही हो? तुम ऐसा बोलकर मेरे और मेरे दोस्त के बीच झगड़ा करवाना चाहती हो? वो मेरा बचपन का दोस्त है, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकता। आपको मेरी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है ना? देख लेना, कुछ ही दिनों में आपको सच का पता चल ही जाएगा। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीतने के बाद फसल तैयार हो जाती है। महेश भाई, चलो आज हमें फसल की कटाई करनी है, क्योंकि आज शाम को ही मुझे मेरी पत्नी के साथ शाली की शादी में जाना है, और आज फसल को नहीं काटा तो कल से फसल खराब होना शुरू हो जाएगी। हाँ हाँ रामू भाई, चलो आज अपन फसल को काट कर बोरियों में भर लेंगे। फिर वो दोनों खेत में चले जाते हैं और पूरी फसल को काटकर बोरियों में भर लेते हैं। ठीक है महेश भाई, अब अपन ने सारी फसल की बोरियां तो भर ली और अब शाम भी हो रही है, तो मैं शाली की शादी में जाने के लिए निकल रहा हूँ। तुम इन अनाज की बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर अपने घर ले जाना। जब मैं कल आऊँगा तो अपन इस अनाज को मंडी में बेच आएंगे। अरे भाई, तुम चिंता मत करो, जब मुझे काम था तो सारा काम तुमने अकेले ही किया था, और अब तुम्हें काम है तो मैं सारा काम अकेले ही कर लूँगा। तुम इस बात की बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं इन बोरियों को बैलगाड़ी में भरकर घर ले जाऊंगा। फिर महेश सारी फसल को बैलगाड़ी में भरकर घर ले आता है। सारी फसल को यहाँ क्यों लेकर आए हो? मंडी में बेचकर क्यों नहीं आए? वो क्या है ना, रामू उसकी शाली की शादी में गया है और वो कल सुबह तक लौटेगा। उसके आने के बाद ही हम इन बोरियों को मंडी में बेच आएंगे। चलो, ये तो अच्छा है कि सारी बोरियां आप यहाँ लेकर आए हो। मेरे पास एक तरकीब है। बताओ बताओ, क्या तरकीब है, और यहाँ फसल को लाना क्यों सही है? देखिए, आपका दोस्त कल सुबह तक नहीं आने वाला, और इतने में अपन इन सारी बोरियों को अपने घर के पीछे वाले कमरे में रख दे तो सारी फसल का पैसा केवल अपना होगा। हाँ, ये बात तो तुम बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन अपन रामू को क्या बोलेंगे कि सारी फसल कहाँ गई? अरे, इस बात की आप चिंता मत करो। कल सुबह जब आपका दोस्त फसल लेने के लिए आएगा तो बोल देना कि सारी बोरियां घर के बाहर ही रखी थी और पता नहीं यहाँ से कौन चुरा कर ले गया। बस इतना ही बोल देना। इसमें आपका दोस्त क्या ही कर पाएगा, वो कुछ नहीं बोलेगा। अरे वाह भाग्यवान, तुम कितनी अक्लमंद हो, तुम्हारा कितना दिमाग चलता है। मैं तो केवल खेत में काम करने से ही बच रहा था, और तुमने तो सारी फसल को ही अपना बना लिया। वाह भाग्यवान वाह। आप इस काम में बिल्कुल भी देरी मत कीजिए। आप सारी बोरियों को बैलगाड़ी से उतारकर घर के बाहर ही रख दीजिए, ताकि गांव वाले भी देख सके कि बोरियां आपने घर के बाहर रखी है। फिर रात होने पर अपन दोनों मिलकर बोरियों को छुपा देंगे। फिर रात होने पर दोनों पति पत्नी मिलकर सारी बोरियों को घर के पीछे वाले कमरे में छुपा देते हैं। फिर अगले दिन सुबह होने पर रामू महेश के यहाँ आता है। अरे महेश भाई, तुमने सारी बोरियां कहाँ पर रखी है? चलो आज अपन उनको मंडी में बेच आते हैं। हाँ हाँ रामू भाई, चलो। फिर वो दोनों
घर के बाहर जाते हैं। अरे बाप रे, मैंने अनाज की सारी बोरियां तो यहीं रखी थी, कहाँ गई बोरियां? अरे महेश भाई, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहाँ पर है सारी बोरियां? मुझे नहीं पता, मैंने सारी बोरियां कल शाम को यहीं लाकर रखी थी। मैंने सोचा था कि यहीं से सारी बोरियां उठाकर अपन मंडी में बेच आएंगे, लेकिन अब क्या करेंगे, अपनी सारी बोरियां तो चोरी हो गई। क्या अपनी सारी अनाज की बोरियां चोरी हो गई? हाँ, ये चोरों का ही काम है, नहीं तो यहाँ पर रखी हुई बोरियां भला कौन लेकर जाएगा? महेश भाई, तुमने ये क्या किया? पूरे 6 महीने की मेहनत को तुमने चोरों के हाथों में सौंप दिया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे रामू भाई, ये तुम क्या बोल रहे हो? तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे उस फसल में तुम्हारे अकेले का ही हिस्सा था और मैंने चोरों को जानबूझकर वो बोरियां जिसे हाथ में दे दी हो। उस फसल में मेरा भी तो हिस्सा था, नुकसान मेरा भी तो हुआ है। हाँ, ये बात भी बिल्कुल सही है। चोर अपन दोनों का ही हिस्सा लेकर गए हैं। अपन दोनों को ही बहुत बड़ा भारी नुकसान हुआ है। चलो ठीक है, अब मैं अपने घर चलता हूँ। ऐसा कहकर रामू वहाँ से अपने घर चला जाता है और जाकर चुपचाप बैठ जाता है। क्या हुआ जी, आप इतने उदास क्यों नजर आ रहे हो? क्या बताऊँ मैं तुम्हें? फिर रामू अपनी पत्नी को सारी बात बता देता है। अरे तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, अभी खेत में काम करने के लिए काफी समय है। जब तक आप अपने घर के बाहर वाले आंगन में सब्जियां लगाकर उन्हें बेचने का काम चालू कर दो। हाँ, तुम ये बात बिल्कुल सही कह रही हो। मैं कब तक ऐसे ही हाथ पे हाथ धरा बैठा रहूंगा? घर बैठे रहने से कौन सा मुझे बैठे बैठे पैसा मिल जाएगा। फिर रामू सब्जियां लगाने के लिए अपने घर के बाहर के आंगन में खुदाई करने लगता है। तभी खुदाई करते करते उसे एक मटका दिखाई देता है। अरे, ये तो सोने चांदी से भरा हुआ मटका है। ये तो मेरा अच्छा भाग्य है। अगर मेरी फसल चोरी नहीं होती तो मैं कभी यहाँ सब्जियाँ नहीं लगाता और ना ही यहाँ जमीन पर खुदाई करता। अगर इसमें से एक सोने का सिक्का भी बेच दिया तो मेरी फसल के बराबर मुझे पैसे मिल जाएंगे। फिर रामू अंदर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बता देता है। ये सब भगवान की ही कृपा है, क्योंकि आप बहुत मेहनती इंसान हो। मेहनत का फल हमेशा मिलता ही मिलता है। और उधर दूसरी ओर, सुनो जी, आज रात को अपन इस फसल को मेरे भाई के यहाँ ले जाएंगे और रात में वहीं रुक जाएंगे। फिर कल सुबह इस फसल को शहर में ही बेच देंगे। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, अपन ऐसा ही करेंगे। फिर रात होने पर महेश और उसकी पत्नी दोनों उस कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनकी सारी फसल की बोरियां खराब हो चुकी है। अरे ये क्या हो गया? अपन ने इनको यहाँ छुपाने से पहले ये तो सोचा ही नहीं कि अगर फसल को थोड़ी भी हवा नहीं मिलेगी तो सारी फसल खराब हो जाएगी। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जो अपन को अपने हिस्से में मिलने वाला था अब तो वो भी नहीं मिलेगा। चला गया अब अपने हाथ से सब कुछ। अब क्या करेंगे अपन दोनों? हमारा सब बर्बाद हो गया अब। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुरा करने वालों के साथ बुराई ही होता है। और रामू बहुत ही मेहनती आदमी था तो उसे उसकी मेहनत का फल मिल ही गया। सुनिए जी, आज मेरा बेसन के लड्डू खाने का बड़ा ही दिल कर रहा है, लेकिन घर में तो कुछ भी नहीं है, ना बेसन, ना घी, ना गुड़। आप ये सब चीजें किसी तरह से ले आओ तो हम दोनों बेसन के लड्डू खा सकते हैं। चिंता मत करो भाग्यवान, मैं अभी बाजार जाकर ये सभी चीजें लेकर आता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो मन में सोचने लगा, हे भगवान, मैंने अपनी पत्नी से कह तो दिया कि मैं ये सभी चीजें लेकर आता हूँ, लेकिन कैसे लेकर जाऊँ और कहाँ से लेकर जाऊँ? मेरे जेब में तो 1 रुपया भी नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, क्यों ना अपने दोस्त के यहाँ जाऊँ, क्या पता वो मुझे कुछ पैसे उधार दे दे। ये सब सोचता सोचता किशोर अपने दोस्त के पास चला जाता है। अरे किशोर, तुम आओ आओ और बताओ तुम्हारे क्या हाल चाल है और भाभी जी कैसी है? भाई, मैं तो अच्छा हूँ और भाभी भी अच्छी है। ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे आज अचानक कुछ रुपयों की जरूरत आ पड़ी है। सोचा अभी तुमसे उधार ले लूँ तो बाद में तुम्हें वापस चुका दूंगा, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। किशोर की ऐसी बातें सुनकर मोहन
अपने मन में सोचने लगा। ये गरीब फक्कड़ आदमी भला कहाँ से चुकाएगा उधार। इसे कुछ भी दे दूं तो वापस मिलने की उम्मीद तो छोड़नी ही पड़ेगी। ये सब सोचकर वो बोला, तुम बड़े ही बुरे वक्त में आए हो किशोर। अभी तक मेरे खेतों की फसल की कटाई नहीं हुई और मैं भी तुम्हारी ही तरह गरीब हूँ। इन दिनों मेरे पास भी पैसे नहीं हैं। मैं भी बस फसल पकने का ही इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि आज तुम्हारी भाभी का दिल भी कुछ मीठा खाने का हो रहा है, मगर मेरे पास फूटी कोड़ी भी नहीं है जो मैं बाजार से ला सकूं। अरे भाई मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि अभी तुम्हारी हालत भी ऐसी है। मैंने यहाँ आकर फालतू ही तुम्हें तकलीफ दी, मुझे माफ करना। तभी अंदर से मोहन की पत्नी की आवाज आई, अरे सुनिए, खीर बनकर तैयार है, ठंडी होने से पहले खा लीजिए। घर से आती पत्नी की आवाज को सुनकर एक बार तो मोहन हड़बड़ा गया, लेकिन वो तुरंत स्थिति को संभालते हुए बोला, अच्छा किशोर, लगता है मेरी पत्नी ने खिचड़ी बना ली है। शायद पेट भरने लायक भी पूरी न पड़े, मगर आधे पेट खाकर ही संतोष करना पड़ेगा। क्या करे, मजबूरी है। हाँ हाँ भाई, एक दिन अपने भी अच्छे दिन आएंगे। ठीक है, चलो तुम खिचड़ी खाओ, वरना वो ठंडी हो जाएगी। मैं चलता हूँ। ऐसा कहकर किशोर वहाँ से चला जाता है और वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद वो अपने मन में सोचता है, मोहन मुझे कुछ भी देना नहीं चाहता था, इसलिए कुछ न होने का वो दिखावा कर रहा था। उसके घर से मीठी मीठी खुशबू भी आ रही थी, जरूर उसकी पत्नी ने खीर बनाई थी। इस तरह सोचता सोचता किशोर चले जा रहा था और परेशान हो रहा था कि अब उसे पैसे उधार कौन देगा। उसे अपनी पत्नी की इच्छा की बड़ी फिक्र थी। फिर चलते चलते उसकी नजर एक हवेली पर पड़ती है, जिस पर बहुत ही अच्छी सजावट हो रखी थी। पास से गुजर रहे आदमी को रोककर किशोर ने उससे पूछा, क्यों भाई, ये किसका घर है और आज यहाँ इतनी सजावट क्यों हो रखी है? अरे तुम्हें नहीं पता, ये इस नगर के ठाकुर साहब की हवेली है। उनके यहाँ उनके लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए वो भंडारा कर रहे हैं और घर में सुख शांति के लिए पूजा का आयोजन रखा है। पिछले 3 दिन से पूजा पाठ हो रही है। कल पूजा पाठ खत्म हो जाएगी और कल पूरे गांव की दावत है। चलो ठीक है भाई, मुझे खेतों में जाना है, मैं चलता हूँ। यहाँ भंडारा तो कल है, लेकिन मेरी पत्नी की इच्छा तो आज बेसन के लड्डू खाने की है। क्या करूँ, कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। फिर किशोर अपने मन में कोई तरकीब सोचने लगा। कुछ ही देर में उसके मन में एक उपाय आया और वो बहुत खुश हो गया और वो वहाँ से चल पड़ा और सीधे बाजार में चला गया और एक बेसन के व्यापारी के पास जा पहुंचा। राम राम सेठ जी, आपके गोदाम में बेसन की कुल कितनी बोरियां होगी? राम राम भाई, तुम कहाँ से आए हो? मैं ठाकुर साहब के यहाँ से आया हूँ। ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है, इसीलिए कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करना चाहते हैं। अच्छा, ठाकुर साहब के लड़के की सगाई हुई है। हमारी तरफ से ठाकुर साहब को बधाई बोलना। और हाँ, कितनी बोरी बेसन चाहिए ठाकुर साहब को? ये तो मुझे नहीं पता, मुझे तो बस केवल इतना कहा है कि किशन सेठ के यहाँ पर पता कर लेना कि उनके गोदाम में बेसन की कितनी बोरियां हैं और थोड़ा सा बेसन उनसे नमूने के तौर पर लेते आना। देखो भाई, अपन तो एक तरफ से बोरियां लेते हैं और दूसरी तरफ दुकानदार को बोरियां बेच देते हैं, लेकिन अभी अपने गोदाम में कम से कम 50 या 60 बोरियां तो पड़ी ही होगी और मुझे जहाँ तक पता है इतने में ठाकुर साहब का काम हो जाएगा। और जहाँ तक नमूने के तौर पर बेसन देने की बात है तो वो मैं तुम्हें अभी दिलवा देता हूँ। अरे ओ राजू, जल्दी इस आदमी को पाव भर बेसन दे दो, ये नमूने के तौर पर ले जाकर अपने ठाकुर साहब को दिखा देगा। फिर किशोर ने वहाँ से पाव भर बेसन लिया और वहाँ से चला गया और फिर वो चलता चलता एक घी के व्यापारी के पास गया। राम राम सेठ जी। जी राम राम भाई। घी के 60 पीपे होंगे सेठ जी? 60 क्यों, पूरे 100 पीपे मिल जाएंगे। लेकिन तुम आए कहाँ से हो, किसने भेजा है तुम्हें? गांव के ठाकुर साहब ने। कल वो गांव में भंडारे का आयोजन करने जा रहे हैं, इसलिए वो घी के लिए पूछ रहे थे और उन्होंने कहा है
कि खुले घी में से थोड़ा सा घी नमूने के तौर पर लेते हैं ना। अरे तो कल जो मेरे यहाँ से घी गया था वो घी क्या मिलावटी था? जाकर कह दे अपने ठाकुर साहब से, लेना है तो ले, नहीं लेना है तो ना ले, नमूना वमूना मैं नहीं देता। सेठ की ऐसी बात सुनकर किशोर हैरान रह गया और चुपचाप वहाँ से खिसक गया। उस नगर में घी के और भी व्यापारी थे। किशोर फिर दूसरे व्यापारी के पास पहुँचा और उसे सारी बात बता दी। अरे भाई, ठाकुर साहब ने हमें याद किया, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम चिंता मत करो, नमूने के तौर पर मैं तुम्हें अभी घी दे देता हूँ। फिर व्यापारी ने नमूने के तौर पर किशोर को एक केतली में घी दे दिया। किशोर बड़ा ही खुश होकर घी लेकर वहाँ से चलता बना और चलते चलते वो एक गुड़ के व्यापारी के पास गया और उसे भी यही बोला कि उसे गांव के ठाकुर ने भेजा है और नमूने के तौर पर थोड़ा सा गुड़ चाहिए। तो व्यापारी ने उसे गुड़ देते हुए कहा, ये लो भाई, तुम ये गुड़ की डेली, और ये गुड़ बड़ा ही अच्छा गुड़ है, और जल्दी ले जाओ ठाकुर साहब के पास और जल्दी वापस आना और बताना कि कितनी बोरियां भिजवानी है। किशोर गुड़ लेकर वहाँ से चलता बना। अब लड्डू बनाने का सारा सामान उसके पास इकट्ठा हो चुका था। फिर शाम होने तक वो अपने घर पहुँच गया और अपनी पत्नी को सारा सामान दे दिया। अरे, आप तो सारा सामान ले आए। मैं तो सोच रही थी कि मेरे मन की बात मेरे मन में ही रह जाएगी, लेकिन आप तो सारा सामान ले आए। चलिए, अब मैं जल्दी से लड्डू बना देती हूँ और आप हाथ पैर धोकर आ जाइए। फिर शारदा ने कुछ ही देर में लड्डू बनाकर तैयार कर दिए। संयोग की बात है कि उसी दिन रात को इस राज्य के राजा सूर्यवीर सिंह भेष बदलकर उस राज्य में घूम रहे थे। तो वो चलते चलते किशोर की झोपड़ी के बाहर आ जाते हैं। तभी उन्हें आवाज आती है, सुनो भाग्यवान, तुमने लड्डू तो तैयार कर दिए हैं, लेकिन हम इन लड्डू को अभी नहीं खाएंगे। क्यों जी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? लड्डू अभी नहीं खाएंगे तो फिर कब खाएंगे? अरे, मेरा दोस्त वो मोहन है ना, तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं उससे कुछ पैसे उधार लेने के लिए गया था। तो वो बोल रहा था कि उसकी पत्नी की इच्छा भी कुछ मीठा खाने की है। अगर वो इस वक्त यहाँ पर आ गया तो हमें ना चाहते हुए भी हमारे लड्डू में से कुछ हिस्सा उसे और उसकी पत्नी को देना पड़ेगा। फिर हमारे हिस्से में क्या आएगा? हे राम, फिर तो मैं घर में एक भी दिया नहीं जलाऊंगी। अंधेरे में ही बैठकर अपन दोनों ही लड्डू खा लेंगे। फिर दोनों पति पत्नी ने ऐसा ही किया कि दोनों अंधेरे में बैठकर लड्डू खाने लगे।